तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। आई विल बिकम द स्ट्रॉन्ग एपिसोड 15 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड भी हमने देखा था फेंग हाओ अपने लिए एक भाला बनाकर ले आता है, साथ एक शील्ड लेकर आता है और अपनी मास्टर से कहता है कि मास्टर आप मेरी परफॉर्मेंस देखो देखो मैं क्या करता हूँ। तो उसकी मास्टर कहती है चलो देख लेते हैं कि तुम क्या ही कर पाते हो। इसके साथ ही हमारा फेंग हाओ अपना भाला लेकर आगे बढ़ जाता है। तो वहाँ पर उसके सामने 3 बीस्ट होते हैं। तो वो कहता है कि तीनों बीस्ट जो है काफी ज्यादा इंटेलिजेंट लगते हैं, लेकिन ये इतने भी इंटेलिजेंट नहीं है कि इंसान से ज्यादा आगे निकल सके। मुझे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा काशिश रहने की जरूरत है। तो वो बड़ी आराम से दबे पाँव चलते चलते उनके करीब पहुंच जाता है और कहता है कि अब मैं इससे ज्यादा और ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता इतने आराम से, अब मुझे डायरेक्टली अटैक ही करना होगा। इसके साथ ही वो बड़ी तेजी के साथ जंप करते हुए एक बीस्ट के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो एक बीस्ट के ऊपर अटैक करता है तो बीस्ट भी आगे से पंजे के साथ उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे हमारा फेंग हाओ जो है जल्दी से जंप करते पीछे की तरफ हट जाता है। हमारा फेंग हाओ कहता है कि इसके सूंघने की शक्ति तो बहुत ज्यादा तेज है, जैसा कि मुझे लगा ही था। इसका मतलब ये भी है कि मैं यहाँ पर इसके ऊपर स्नीक अटैक बिल्कुल भी नहीं कर सकता, चाहे मैं कई बार भी इसे जाकर छुपकर इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करूँ, ये मुझे सूंघ लेगा। तो अब मेरे पास एक ही रास्ता बचा है कि डायरेक्टली अटैक करने का। तो हमारा फेंग हाओ बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है अपने भाले को लेकर डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करने के लिए। फेंग हाओ से कहता है कि चलो जल्दी से यहाँ पर मेरे पीछे आ जाओ, चलो देखते हैं कि तुम यहाँ पर मेरे पर अटैक कर पाते हो या नहीं। तो वो बीस्ट मॉन्स्टर जो होता है यानी फ्लेम मॉन्स्टर जो होता है उनमें से एक उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे वो भागता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए उसके करीब पहुंचता है तो हमारा फेंग हाओ अपने भाले को उसकी बॉडी के अंदर धंसा देता है। वो नीचे वाली साइड पे झुकते हुए उसकी बॉडी के नीचे से उसके अंदर काफी सारे स्टैब करता है। काफी सारे स्टैब होने की वजह से वो बीस्ट भी वहां पर चिल्लाना शुरू कर देता है। वो जोर जोर से चिल्ला रहा होता है। तुम्हारा फेंग हाओ कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कैसा महसूस हो रहा है। मैंने तुम्हारी जैसे एक फ्लेम बीस्ट को मारा था और उसकी हड्डियों के साथ यहाँ पर इस भाले को बनाया है और यही हड्डी जो तुम्हारी दोस्त की थी वो तुम्हारी बॉडी के अंदर जा रही है। लगता नहीं है कि तुम इतनी आसानी के साथ यहाँ पर मरने वाले हो। और इसी के साथ ही वो अपनी शील्ड के साथ उसे मारता है। जब वो शील्ड के साथ पंच मारता है तो इसी के साथ ही बीस्ट नीचे की तरफ गिरता है। जब वो नीचे की तरफ गिरता है तुम्हारा फेंग हाओ अपने भाले को उसकी बॉडी के अंदर धंसा देता है और जो उसका फाइनल ब्लो होता है जैसे उसका भाला उसकी बॉडी के अंदर धंसता है काफी सारा ब्लड निकलता है और वो फ्लेम बीस्ट वहीं पर मर जाता है। फेंग हाओ कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा आसान था, मैं यहाँ पर एक फ्लेम बीस्ट के ऊपर अटैक कर रहा था लेकिन बाकी के दोनों मेरे पर अटैक क्यों नहीं कर रहे थे। इसी के साथ ही वो साइड के ऊपर देखता है कि वो दोनों फ्लेम बीस्ट जो होते हैं वो इसी दिन का इसी बात का इंतजार कर रहे थे। फेंग हाओ कहता है कि मेरी मास्टर ने बिल्कुल ठीक कहा था। मास्टर ने कहा था कि ये तीनों यहाँ पर एक साथ मिलकर इस एरिया को गार्ड कर रहे हैं तो ये तीनों मिलकर भी अटैक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक को तो मार दिया लेकिन बाकी के दोनों को आइसोलेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। दोनों को अकेले अकेले नहीं मारा जा सकता बल्कि वो दोनों एक साथ मिलकर मेरे पर अटैक करेंगे और वो दोनों बीस्ट एक साथ भागते हुए इसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। दोनों एक साथ ऊपर की तरफ जंप करते हैं, दोनों एक साथ अपने पंजे के साथ हमारे फेंग हाओ के ऊपर अटैक करते हैं और फेंग हाओ उन दोनों के पंजे के साथ हिट होने के बाद पीछे की तरफ हटता है। पीछे हटने के बाद वो सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, मैं इन दोनों की कोऑर्डिनेशन को कैसे यहाँ पर खत्म करूं। उसकी मास्टर उसके पास आती है और उसे कहती है कि अगर इसी तरह चलता रहा तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी तुम यहाँ पर मरने वाले हो क्योंकि तुम यहाँ पर 2 बीस्ट को अकेले नहीं संभाल सकते। जबकि हमारा फेंग हाओ कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि मुझे क्या करना है, ये सारे का सारा मेरे प्लान का हिस्सा है। साथ ही हमारा फेंग हाओ जो होता है पीछे की तरफ हटना स्टार्ट करता है। वो दोनों बीस्ट जैसे जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा फेंग हाओ वहां से भागना शुरू कर देता है। फेंग हाओ कहता है कि अब मैं यहाँ पर इन लोगों को अपने ट्रैप में लेकर जाऊंगा। तो दोनों बीस्ट उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो भागते भागते उसके पीछे आते हैं। तो जब वो दोनों बीस्ट उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं तो हमारा फेंग हाओ भागते हुए आगे चला जाता है। वहां पर जाने के बाद एक रस्सी को हाथ में पकड़ता है और कहता है अब मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाता हूँ कि एक इंसान कितने ज्यादा स्मार्ट होते हैं और तुम मॉन्स्टर सिर्फ और सिर्फ मॉन्स्टर। और इसी के साथ ही वो उस रस्सी को हाथ में पकड़ने के बाद अपने पास से ब्लेड निकालता है और उस रस्सी को वहां पर खींचता है। जैसे वो उस रस्सी को वहां पर खींचता है तो साथ ही ग्राउंड के अंदर से बहुत सारे स्पाइक्स निकल आते हैं। लकड़ी के बने हुए काफी सारे स्पाइक्स ग्राउंड के अंदर से निकलते हैं जिसकी वजह से वो दोनों बीस्ट वहीं पर रुक जाते हैं, वो एक घेरे के अंदर फंस जाते हैं। तो हमारा फेंग हाओ कहता है कि अब देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाला हूँ, तुम्हारी वो सारी एरोगेंस कहां पर चली गई जिससे तुम मेरा पीछा कर रहे थे। और साथ ही वो उस रस्सी को काट देता है। जब वो उस रस्सी को काटता है तो इसी के साथ ही साइड के ऊपर से रस्सी के साथ बंधा हुआ एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा जो होता है वो उनकी तरफ आगे बढ़ता है। तो वो रस्सी का टुकड़ा जो सॉरी लकड़ी का जो टुकड़ा होता है वो बड़ी तेजी के साथ उठता हुआ उन दोनों बीस्ट के साथ आकर टकराने लगा है। तो दोनों बीस्ट जो होते हैं वो जंप करते हुए साइड के ऊपर थे ताकि उस लकड़ी के टुकड़े के अटैक को अवॉइड कर सके। तुम्हारा फेंग हाओ कहता है कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, अब तुम यहाँ से भागकर तो बिल्कुल भी नहीं जा सकते, हालांकि तुमने यहाँ पर लकड़ी वाले अटैक को अवॉइड कर लिया। इसी के साथ ही वो कहता है कि मेरा असली प्लान ये नहीं था बल्कि असली प्लान तो ग्राउंड पर है। और इसी के साथ ही नीचे का ग्राउंड टूटता है। जब ग्राउंड टूटता है तो वो दोनों बीस्ट ग्राउंड के अंदर गिर जाते हैं। उन दोनों के गिरने के बाद हमारा फेंग हाओ ऊपर पहुंच जाता है और कहता है कि अब देखो यहाँ पर से तुम कैसे निकल पाते हो क्योंकि अब तुम दोनों यहाँ पर मरने वाले हो, तुम दोनों अब कुछ भी नहीं कर पाओगे। और हमारा फेंग हाओ वहीं पर अपनी सारी टेक्निक्स को रिलीज कर देता है। सारी टेक्निक्स यानी कि ह्यूमनली डिफाइंड टाइगर बाम, असगुरे टाइगर स्पिरिट, 5 स्पिरिट टाइगर फिंगर, उन सभी को यूज करते हुए उन दोनों बीस्ट को वहीं पर मार देता है। तो उसके लिटिल मास्टर उसे कहते हैं कि तुम अभी तक जिंदा हो, ये तो बड़ी हैरानी की बात है, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बचोगे, तुम मारे जाओगे। तुम्हारा फेंग हाओ कहता है कि मास्टर तुम्हें यहाँ पर अपने डिसाइपल के बारे में इस तरह से नहीं सोचना चाहिए, तुम्हारा डिसाइपल इतना भी आसानी के साथ नहीं मरने वाला।
यहाँ पर इन दोनों मॉन्स्टर्स को मारने के दौरान मैंने अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को यूज कर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, मेरे पास जितनी भी जड़ी बूटियां थी वो सारी की सारी यूज हो चुकी हैं। मास्टर से कहती है चलो कोई बात नहीं, तुमने सारी की सारी जड़ी बूटियों को यूज कर दिया तब भी कोई बात नहीं, मेरे साथ आओ, हम दोनों इस केव के अंदर चलते हैं। केव के अंदर जाकर अपनी जड़ी बूटी को लेते हैं और वो दोनों उस केव के अंदर चले जाते हैं। तो उन दोनों के इस केव के अंदर चले जाने के बाद उन्हें वहां पर एक जड़ी बूटी दिखाई देती है। तो मानो फैंग कहता है कि ये क्या, ये किस किस्म की जड़ी बूटी है? तो वो उसे कहती है इसे फायर ड्रैगन फ्लावर कहते हैं। फायर ड्रैगन फ्लावर अभी कंप्लीटली राइप नहीं हुआ होता। तो वहां पर जाने के बाद उसे कहती है कि फायर ड्रैगन फ्लावर जो है इसको अगर यहाँ पर पूरे 100 साल और दिए जाए तो मुझे लगता है ये पूरी तरह से राइप हो जाएगा और पूरी तरह से पकने के बाद ये तुम्हारे ये बॉडी फैट्स को बहुत ही अच्छी तरह से बढ़ा सकता है, यानी कि ये किंग लेवल का एलिक्सर बन सकता है। फिलहाल के लिए ये किंग लेवल का एलिक्सर नहीं है। तुम्हारा फैंगा उसकी बात सुनने के बाद कहता है मास्टर क्या वाकई में ये किंग लेवल का एलिक्सर बन सकता है? तो इसका मतलब है कि हमें इसे यहीं पर छोड़ देना चाहिए और 100 साल बाद आकर इसे लेंगे। तो उसकी मास्टर से कहती है कि बेवकूफ, अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को ठीक करो, तुम बहुत ही गंदे लग रहे हो और ऊपर से क्या तुम्हें लगता है कि तुम 100 साल तक इंतजार कर सकते हो? 100 साल के बाद तुम वैसे ही यहाँ पर मर जाओगे, तो तुम्हें यहाँ पर और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। फिलहाल के लिए इस फ्लावर को मैं अपने पास रख लेती हूँ और उस फ्लावर को अपने पास रख लेती है और कहती है चलो ठीक है, अब जल्दी से तुम यहाँ पर जड़ों को खोदना शुरू करो। फैंगाओ कहता है कि मैंने यहाँ पर अपनी जान को दांव पर लगाया, 3-20 के साथ फाइट की, तब यहाँ तक पहुंचा, लेकिन तुम यहाँ पर मेरे साथ बिल्कुल भी फेयर नहीं कर रही, इस जड़ी बूटी को मुझे दो। मास्टर से कहती है कि बकवास बंद करो, जैसा मैं तुम्हें कह रही हूँ बिल्कुल वैसे ही करो, मैं यहाँ पर तुम्हें ट्रेनिंग दे रही हूँ, मुझे बेहतर पता है कि तुम्हारे लिए क्या ठीक है और क्या नहीं, ज्यादा लालची मत बनो और जल्दी से यहाँ पर जड़ें खोदना शुरू करो। तुम्हारा फैंगाओ कहता है कि अच्छा ठीक है मास्टर, मैं करता हूँ, और साथ ही वो वहाँ पर ग्राउंड को खोदना शुरू करता है जहाँ पर उस पौधे की जड़ होती है। तो वो उसको खोदते खोदते ग्राउंड के अंदर चला जाता है। जैसे वो नीचे पहुंचता है तो वहाँ पर से लाइट निकलती है। तुम्हारा फैंगाओ कहता है कि लिटिल मास्टर ये क्या है? तो उसकी मास्टर से कहते हैं कि इसको वूजिंग कहते हैं। वूजिंग एक ऐसी चीज होती है जिसकी मदद से तुम अपनी एनर्जी को रिकवर कर सकते हो। ये एक कल्टीवेटर के लिए सेकंड लाइफ की तरह होती है, यानी कि इसके अंदर इतनी ज्यादा एनर्जी होती है कि अगर तुम्हारी एनर्जी जो है वो डेसिपेट हो चुकी है तो तुम इसको यूज करते हुए अपनी पावर्स को दोबारा से इंक्रीज कर सकते हो। वूजिंग तब बनती है जब ह्यूमन एंड अर्थ की एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होती है। जब बहुत सारी ह्यूमन एंड अर्थ की एनर्जी एब्जॉर्ब होती रहती है तो इसके एब्जॉर्ब होने के बाद का एक वूजिन क्रिस्टल बनता है और तुम इस वूजिन क्रिस्टल को एब्जॉर्ब कर सकते हो, इसकी एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर सकते हो। और मुझे लगता है कि अगर इसको ब्रेक थ्रू से पहले इस्तेमाल किया जाए तो तुम डायरेक्टली ब्रेक थ्रू भी कर सकते हो, इससे ब्रेक थ्रू बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और फेंगाओ कहता है कि मास्टर क्या वाकई में यहाँ पर तुम ये चाहते हो कि इसको यूज करने के बाद मैं ब्रेक थ्रू करूँ? तुम तो बहुत ज्यादा अच्छी हो। तो वो उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, लेकिन इसके बावजूद तुम यहाँ पर छोटी मोटी जड़ी बूटियों के ऊपर मुझसे बहस करना चाहते थे और मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। वो कहता है कि महान मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर आज के बाद से अपना बेस्ट दूंगा और कभी भी तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करूंगा। में 5 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 5 दिन के बाद हमारा फैंगाओ एक मंकी मॉन्स्टर का मुकाबला इसका पीछा कर रहा होता है। तो मंकी मॉन्स्टर भागते हुए सामने की तरफ जा रहा था, वो आखिरी मॉन्स्टर बचा होता है क्योंकि इसने बाकी के सभी मंकी मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। तो हमारा फैंगाओ कहता है कि ये आखिरी मॉन्स्टर बचा है, लिटिल मास्टर ने मुझे टास्क दिया था और मेरा आज का मिशन है सारे के सारे मंकी मॉन्स्टर्स को मारना और ये आखिरी बचा है। इसी के साथ ही वो सामने देखता है तो आगे वहां पर ग्राउंड नहीं होता, यानी कि क्लिफ होता है और वो एंड होता है। तो हमारा फैंगाओ कहता है ये तो एंड के पर पहुंच चुका है, इसका मतलब यह है कि अब मैं इसको आसानी से यहीं पर रोकर मार सकता हूं। ऐसे वो जंप करते हुए आगे बढ़ता है उसको पकड़ने के लिए। तो मंकी मॉन्स्टर ऊपर की तरफ जंप कर जाता है, वो पेड़ की टहनी के साथ लटक जाता है, जबकि हमारा फैंगाओ सामने की तरफ देखता है तो सामने खाई होती है और वहीं पर चिल्लाना शुरू कर देता है और कहता है कि तो बहुत ही बुरा हुआ, लगता है मैं खाई में गिर जाऊंगा। और यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 15 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा फैंगाओ खाई में गिर जाएगा और खाई में गिरने के बाद क्या होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।